हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है और दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले चार्ज पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। ध्यान से समझना है इसे। मैटर, देखो बेटा, इस पूरे यूनिवर्स में चाहे आप लिविंग थिंग ले लो, चाहे आप नॉन लिविंग थिंग ले लो, कोई भी चीज जिसका अपना मास हो, क्या हो बेटा, जिसका अपना मास हो और जो स्पेस जिस जगह पे है, जहां पे वो प्रेजेंट है, उस जगह की स्पेस को यूज करे, उस जगह की सराउंडिंग को घेरे, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन, अगर हम बेटा इस पेन की बात करें तो इस पेन को अगर आप देखोगे तो इस पेन का अपना मास है, इस पेन का अपना मास है, और ये पेन इस वक्त जहां पे प्रेजेंट है, जैसे इस कमरे में प्रेजेंट है, तो ये पेन जहां पे प्रेजेंट है ये उस जगह की एयर को, उस जगह की स्पेस को घेर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर बेटा इतना सन जितना बड़ा हो सकता है, सन का अपना मास है, सन यूनिवर्स में जिस जगह पे है उस जगह की स्पेस को घेर रहा है। दूसरी चीज, मैटर इतना छोटा हो सकता है कि मैटर हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिख सकता। जैसे इस कमरे में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल, अगर मैं इस कमरे में डस्ट पार्टिकल को देखूं तो हमको यहाँ पे डस्ट पार्टिकल नहीं दिखेगा, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल जहां कहीं भी ट्रेवल कर रहा होगा वो उस जगह को क्या कर रहा होगा? घेर रहा होगा, उस सराउंडिंग को यूज कर रहा होगा और उस डस्ट पार्टिकल का अपना मास होगा। इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि आइए देखें कि मैटर बनता किन से है, तो आप कहते हैं कि मैटर एटम्स से मिलके बनता है बेटा। किससे मिलके बनता है? एटम्स से। जैसे आप घर के बारे में बात करते हो तो आप ये मान लो कि आपका जो ये घर है ये क्या है? एक मैटर है। और ये घर बना किन से है? तो ये घर किन से बना? छोटे छोटे ब्रिक से मिलके बना है। तो उन ब्रिक को आप क्या मानो? एटम मानो। जैसे ये पेन, इस पेन को अभी आपने क्या कहा कि ये पेन क्या है? ये पेन एटम है। क्या है? एटम है। और ये पेन किनसे मिलके बना? खरबों, मिलियंस आपके एटम्स मिलके क्या बने? ये मैटर बना। फिर आप ये बात करते हो कि अच्छा ये देखें कि ये एटम्स किससे मिलके बने हैं, तो फिर आप एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हो। देखो, जब आप एटम का बेटा स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप कैसा बनाते हो? ये सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर बेटा क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर बेटा प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर इसके चारों तरफ कौन होते हैं बेटा? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट में। इन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो जब आपने बात की कि एटम्स किनसे मिलके बना, तो आपने एक एटम का स्ट्रक्चर बना दिया और आपने कहा कि ये जो एटम है ये किनसे मिलके बने बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें प्रोटॉन था और इसमें क्या था बेटा? न्यूट्रॉन था। इतनी बात समझ में? फिर आप कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये किनसे मिलके बना? तो आप कहते हैं कि फर्दर इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जब हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको हम बेसिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेसिक कह लो या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं माय नेम इज अर्नव सिंह, तो ये क्या हो गया? ये पूरा सेंटेंस हो गया। आपने कहा ये सेंटेंस किनसे मिलके बना? तो सेंटेंस किनसे मिलके बनता है? वर्ड से मिलके बनता है। माय नेम इज अर्नव सिंह में ये पूरा सेंटेंस हो गया। इसमें माय जो आया वो क्या हो गया? वर्ड हो गया। माय नेम इज अर्नव सिंह, ये क्या हो गया? आपके वर्ड हो गए। फिर आप कहते हो कि ये वर्ड किनसे मिलके बने? तो ये वर्ड बेटा लेटर से मिलके बने। जैसे माई का MY हो गया, नेम का NAME हो गया एंड सो ऑन। फिर आप कहते हो कि ये लेटर किनसे मिलके बने? तो आप कहते हो अब इन लेटर का फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, इसीलिए हम इनको एलिमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री लेटर्स कहते हैं। उसी तरीके से जब आपने पढ़ा तो आपने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, अगर उसका मास हुआ
और वो जगह को घेर रहा है तो उसको हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैटर। फिर आप कहते हो कि ये मैटर किनसे मिलके बना, तो आप कहते हो कि ये जो मैटर है ये छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना। फिर आप कहते हो ये एटम्स किनसे मिलके बने, तो आप कहते हो एटम इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनसे मिलके बनते हैं। फिर आप कहते हो कि अच्छा ये किनसे मिलके बने, तो आप कहते हो ये किसी से मिलके नहीं बने, इनको फर्दर हम ब्रेक डाउन या तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? बेसिक या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल नाम दिया गया। अब ध्यान से समझना बेटा, चार्ज जो होता है, जो आप चार्ज पढ़ रहे हो, चार्ज इन्हीं बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल की क्या होती है? इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा? इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। बहुत सी बुकों में इसको बेटा इंट्रिंसिक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इंट्रिंसिक लिखा गया है, इंट्रिंसिक लिखा गया। ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंटरनल ही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो आप कह दो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है हम उसी को चार्ज कहते हैं। तो चार्ज इज एन एलिमेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब ध्यान से देखो, जैसे दो बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा है जिसका नेचर है बहुत हंसना, बहुत हंसमुख है, जोक्स क्रैक करता है, और उसी जगह एक बच्चा है जो बहुत गुस्सैल है, हर थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो ये हंसना, जोक क्रैक करना या गुस्सा होना, ये किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। और इस इंटरनल प्रॉपर्टी से वो बच्चा क्या कर रहा है? अगर वो बड़ा हंसमुख है तो दूसरे बच्चे को अट्रैक्ट करेगा, अगर वो बड़ा गुस्सैल है तो दूसरे बच्चे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम चीज ये चार्ज क्या है? चार्ज इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी, जिससे ये एलिमेंट्री पार्टिकल किन्हीं दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल को या किन्हीं दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ये पता चल गया कि चार्ज क्या होता है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चार्ज के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहली चीज, हम चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी चार्ज को जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, चार्ज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बेटा या तो हम कैपिटल क्यू से करते हैं या फिर स्मॉल क्यू से करते हैं। जहां पे बड़े चार्जेस की वैल्यू होती है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, वहां हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं। जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है वहां पे हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर देते हैं। दूसरी चीज, फिर बात आती है बेटा चार्ज की यूनिट के बारे में बात आती है। किसके बारे में बात आती है? चार्ज की यूनिट। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने वाला है, चार्ज की यूनिट के बारे में। हम लोग यहाँ पे चार्ज की दो तरीके की यूनिट डिस्कस करते हैं बेटा। एक तो हम चार्ज की एसआई यूनिट डिस्कस करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? चार्ज की एसआई यूनिट में बात करते हैं। तो बेटा चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बेटा कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये चार्ज की बेटा एसआई यूनिट है। फिर एक बात आती है कि चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है। ध्यान से समझिए, चार्ज की सीजीएस यूनिट के दो पार्ट किए गए हैं बेटा। चार्ज की एक सीजीएस यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं ईएमयू कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ईएमयू। और एक होती है चार्ज की ईएसयू। देखो, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये हो गया बेटा ईएमयू, और ये क्या हो गया? ईएसयू हो गया। अब देखो इसका कन्वर्जन बड़ा आता है। जब आप बात करते हो ईएसयू की, तो 1 ईएसयू में बेटा 3 × 10 की पावर 9 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? एक ईएसयू में, 1 ईएसयू में कितना कूलाम होता है? 3 × 10 की पावर 9 कूलाम होता है। और 1 ईएमयू में 1/10 कूलाम होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आपने ये भी पढ़ लिया कि चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। और चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? एक ईएमयू होती है और एक ईएसयू होती है। और एक हम लोग पढ़ते हैं चार्ज की सीजीएस यूनिट बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा स्टैट कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैट कूलाम कहते हैं, या फिर फ्रैंकलिन भी होती है इसकी।
क्या होती है? सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन यूनिट। इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिर आता है कि चार्ज किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम नाप सके बाय द हेल्प ऑफ टूल। जैसे किसी का वेट हम मेजर कर सकते हैं वेट मशीन से। जैसे इस कमरे में करंट कितनी है हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएं या इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाएं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं और उससे हम फॉर्मूले बनाएं या फिजिक्स के लॉज डिराइव करें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बेटा। ये टॉपिक आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो चार्ज है ये किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इस चार्ज में मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 5 10। तो चार्ज में न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा, लेकिन चार्ज में बेटा डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम चार्ज को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर। तो ये था बेटा चार्ज के बारे में। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं। देखो बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो मान लो यहां पे आपके पास दो बॉडीज है। ये है बॉडी ए बेटा और ये है बॉडी बी। दोनों बॉडी न्यूट्रल है। कैसी? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हम मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिसमें प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे फिर? 10। इसको देख लो, ये एक बॉडी है जिसपे मान लो प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो बेटा दोनों बॉडी न्यूट्रल हो गई कि नहीं हो गई? अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों बॉडी को रब करना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रब करना शुरू कर रहे हैं। बेटा जैसे ही हम दोनों बॉडी को रब करेंगे तो दोनों बॉडी को अगर हम ऐसे करके रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, हीट क्रिएट हो रही है। अच्छा, वो जो हीट क्रिएट हो रही है वो सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। दोनों बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी। दोनों बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया। बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट एटम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पे हम जो ये प्रोटॉन लिखे इसको बेटा बाहर लिख लेते हैं, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोटॉन इसमें कितने थे? 10 थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें? 10 थे। इसमें प्रोटॉन कितने थे? 6 थे और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। अब हम इसके अंदर एटम बनाते हैं। देखो ये हो गया बेटा न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो गया न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इनके चारों तरफ बेटा ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट बनी हुई है। इसी तरह इसमें ये बना हुआ है, ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में क्या ट्रेवल कर रहा है? इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो मैंने कहा मैंने इन दोनों बॉडी को क्या किया? इन दोनों बॉडी को रब किया। बॉडी को रब किया तो मतलब किसने हीट को एब्जॉर्ब किया? बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया। बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया मतलब क्या कि इनके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, अगर एटम ने हीट को एब्जॉर्ब किया मतलब दोनों बॉडी के तरफ जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, चाहे प्रोटॉन की बात करो और चाहे न्यूट्रॉन, इधर वाली बॉडी इधर भी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो बेटा इन पार्टिकल्स ने भी तो हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। अरे हाँ ना।
अब अगर इन पार्टिकल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि चाहे ये वाली बॉडी हो और चाहे ये वाली बॉडी हो, दोनों बॉडीज में जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनमें कौन सा पार्टिकल होगा जो सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसको आप एग्जांपल से समझो कि जब आप पनीर लेते हो, पनीर को ग्रिल करते हो, तो सबसे पहले कौन सी लेयर गर्म होती है, अंदर की कि बाहर की? सबसे पहले बाहर की लेयर गर्म होती है ना। तो बाहर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बेटा कौन हीट होगा? सबसे पहले बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स हीट होंगे, ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ना, ये हीट को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, इसमें भी सोचने वाली बात है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, जो बाहरी वाली ऑर्बिट में होगा, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो बेटा, यहां पे एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। क्या टर्म आता है बेटा? वर्क फंक्शन। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये वर्क फंक्शन क्या होता है, तभी आप इसके टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में समझ सकते हैं। वर्क फंक्शन बेटा वो मिनिमम एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जो जब किसी बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, अगर हम ये मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगी। बात समझ में? वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी जो हम किसी इलेक्ट्रॉन को दें, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो जाए। और हम इसको जो मेजर करते हैं बेटा, वो ईवी में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? ईवी में मेजर करते हैं। तो मान लो ये जो आपने बॉडी ए ली थी, इस बॉडी का जो वर्क फंक्शन होगा वो कितना रहा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा ए बॉडी का। बी बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो कितना रहा होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। अच्छा, अब खुद से सोच के बताओ बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देने में ज्यादा टाइम लगेगा कि 10 वाला ज्यादा लगेगा? तो ये वाली जो बॉडी होगी, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जल्दी बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में? इसमें टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे 2 बॉडी आपने ली, दोनों बॉडी में आप ये कंपेयर करना चाहते हैं कि किनसे एनर्जी मिलने पे इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेगा। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जल्दी बाहर निकलेगा। अब देखो, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे ही बेटा इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटा कहां आ जाएगा? इस बॉडी में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस बॉडी में आया, वैसे ही देखो बेटा यहां पे प्रोटॉन कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अब इसमें देखो, यहां पे प्रोटॉन बेटा 6 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? और यहाँ पे प्रोटॉन क्या है? 6। अब दोनों बॉडीज को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसी बॉडी में। तो इस बॉडी में जो नेट चार्ज आएगा, जो पोलैरिटी आएगी, वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। और इस बॉडी में देखो, इस बॉडी में कौन ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। किससे? प्रोटॉन से। तो इस बॉडी में कौन सी पोलैरिटी आएगी? नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारे यहाँ जो चार्ज के कितने तरीके के होते हैं? चार्ज 2 तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है बेटा और एक नेगेटिव। इतनी बात समझ में? तो आपने बेटा चार्ज पढ़ लिया, आपने चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, आपने ये भी पढ़ लिया कि चार्ज कितने तरीके का होता है। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि किसी बॉडी में मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है। जैसे मान लो एक बॉडी दी गई, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है और अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल। और इसमें पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बॉडी पर मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस बॉडी में मिनिमम कितना चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। मिनिमम कितना चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, कम से कम। तो अब बेटा ध्यान से समझना इसको। इससे पहले जब हम आपको बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था ना
कि किसी बॉडी से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। देखो बेटा, ना तो प्रोटॉन जाएगा और ना ही न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। किसके अंदर बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। तो आप उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो, अगर आप किसी एटम को इतनी एनर्जी देने लगो और आप ये सोचो कि प्रोटॉन बाहर निकल के आ जाए, तो अनस्टेबल की कंडीशन आ जाएगी। प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, जो भी निकलता है वो कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब सोच के बताना बेटा, ये दो बॉडीज आपने रखी थी, ये बॉडी ए थी और ये बॉडी बी। अगर आप ये कहते हो कि इस बॉडी बी में मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि इस बॉडी का जितना सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया इसका करते जाएंगे, उतना ज्यादा इसमें हम चार्ज भरते जाएंगे, उतना ज्यादा चार्ज इसमें कंटेन होता जाएगा। तो मैक्सिमम चार्ज का तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम चार्ज तो इनफाइनाइट हो सकता है, कितना भी भर दो आप, डिपेंड करता है कि इसकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है मिनिमम चार्ज की, कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा। कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए और आप उनको बिस्किट लेके गए देने के लिए, तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिस्किट तोड़ के उनको दोगे। अगर आप उनको एक मिनिमम भी बिस्किट दोगे तो एक बिस्किट दोगे ना उनको, ऐसा तो है नहीं कि उस बिस्किट को तोड़ दोगे और फिर उनको। लाइकवाइज जब इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज जाएगा तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे नहीं। तो जो भी जाएगा वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही तो मिनिमम ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसीलिए किसी भी बॉडी में अगर पूछा जाए कि अगर एक बॉडी है, उस बॉडी को चार्ज किया गया है, तो उस बॉडी में मिनिमम कितना चार्ज हम दे सकते हैं, उस बॉडी में हम मिनिमम चार्ज दे सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात सबको समझ में। तो आज आप लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा कि चार्ज क्या होते हैं, आपने इस टॉपिक में चार्ज के कुछ पॉइंट्स पढ़े, आपने इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ा कि जो आपकी बॉडी है उस बॉडी में मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है। आपने इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपने पढ़ा कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।